नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जीएस के प्रश्न यानी अर्थव्यवस्था के प्रश्न करने वाले हैं। अंकित भाटी सर की बुक जो एसएससी जीडी का लॉन्च हुआ था उससे हम ये अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि एक दो प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी की स्थापना किया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक था। हेरात डोमर मॉडल पर आधारित था। कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई ताकि खाद्यान्न उत्पादन में देश आत्मनिर्भर बन सके। अनेक सिंचाई परियोजना जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, व्यास, दामोदर घाटी शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक था? अनाज की जो है आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक था। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं एवं चावल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुआ और भारत खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को है, जबकि दुनिया में हरित क्रांति लाने का श्रेय अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, अचल संपत्तियों को उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। बिल्कुल ठीक दिया गया है। मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया था, ये भी ठीक है। नहीं, दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। वस्तुओं के समान प्रयोग के कारण उनके मूल्यों में होने वाली गिरावट को मूल्यह्रास कहा जाता है। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना किया गया है। एक बात करें तो किसकी स्थापना किया गया? नीति विचारक समूह की स्थापना किया गया है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ था। इस योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया था। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? मुद्रा जारी करना और आखिरी कर्जदाता, दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। देश का केंद्रीय बैंक होने के नाते आरबीआई के कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। बैंकों का विनियमन करना यानी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत सरकार के बैंकर के तौर पर कार्य करना, बैंकों के बैंकर के तौर पर कार्य करना और मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, मुद्रा जारी करना, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना, मुद्रा बाजार का नियमन करना। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के डैश के प्रभाव में 1951 में अपनी पंचवर्षीय योजना लॉन्च किया गया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में किया गया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण पर राज्य का स्वामित्व होता है। इसमें उत्पादन, आपूर्ति, कीमत सभी का निर्णय सरकार द्वारा किया जाता है। 2015 में भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्थान की स्थापना किया गया था? नीति आयोग की स्थापना किया गया था। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश के उत्पादन में सुधार पर केंद्रित था। ये जो हरित क्रांति गेहूं और चावल हो जाएगा। गेहूं और धान भी सही हो जाएगा, चावल नहीं है तो। भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करता है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी जैसे एचवाईवी बीज और ट्रैक्टर, सिंचाई की सुविधा, कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग के कारण औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गया। पहला कथन तो बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कथन देखिए, इसमें अमेरिका और भारत सरकार तथा फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था, ये भी सही दिया गया है। अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद और नकली मुद्रा के प्रसार की समस्या से निपटान के लिए नोटबंदी भारत सरकार द्वारा डैश में चलाई गई एक पहल था। नवंबर 2016 में इस योजना को चलाया गया था। नवंबर 2016 में भारत सरकार ने 500 व 1000 के नोटों को प्रचलन से बाहर किया था तथा 500 व 1000 के नोट के लीगल टेंडर स्टेटस, वैधानिक मुद्रा स्टेटस को वापस ले लिया था। अर्थात अब उन्हें विनियमन के माध्यम से तौर पर स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होगा और उनके स्थान पर 500 व 2000 के नए नोट जारी किया गया था। जब कोई व्यक्ति बिना कोई दूसरी नौकरी ढूंढे एक नौकरी छोड़ देता है, या तो स्वेच्छा से या अनिच्छा से, तो वह डैश से गुजर कर रहा होता है।
वह जो है घर्षणात्मक बेरोजगारी से गुजर रहा होता है। इच्छा, क्षमता एवं योग्यता होने के बावजूद भी रोजगार न मिल पाना, ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी अनेक प्रकार की होती है, जिनमें कुछ प्रकार के निम्नलिखित हैं। अदृश्य प्रचंड बेरोजगारी कार्यरत श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से अधिक होता है, अर्थात कुछ व्यक्तियों को कार्य करने से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता शून्य होता है। प्रचंड बेरोजगारी ज्यादातर कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। तकनीकी परिवर्तन के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होता है, जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी सही करने वाला व्यक्ति एलईडी टीवी ठीक नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में वह बेरोजगार हो जाता है। भारत में सर्वाधिक लोग संरचनात्मक बेरोजगारी से ग्रसित है। बेरोजगारी के आंकड़े का संग्रह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ करता है, जबकि बेरोजगारी की रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। पंचवर्षीय योजना डैश आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार और कार्यान्वित और विनियमित किया जाता है। योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे तथा उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना के बाद ये योजना आयोग को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। डैश ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। घाटों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार निम्नलिखित है। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस ऋण को छोड़कर कुल प्राप्ति को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान प्राथमिक घाटा कहलाता है। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय या प्राप्ति को राजस्व घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों अलग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राजकोषीय घाटा में कुल व्यय है, जबकि यहाँ पर सिर्फ राजस्व व्यय है। गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंग राज्य समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? 2014 में प्रस्तुत किया गया था। गरीबी रेखा के आकलन के लिए अन्य महत्वपूर्ण समितियां था। दांडेकर एवं रथ समिति 1971। भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित आकलन किया गया था। वाईए की अलग समिति 1979 गरीबी रेखा के निर्धारण में कैलोरी का आधार बनाया था। डीटी लकड़वाला समिति 1993, यह राज्यवार गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 गरीबी रेखा के निर्धारण में खर्च को आधार बनाया था। डैशवे संगठन संस्थान जो जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करते हैं और कर्जदारों को अग्रिम ऋण देता है। बैंक हुए संगठन होता है। बैंक ऐसे वित्तीय संस्थान हैं जो जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करते हैं तथा जरूरतमंदों को ऋण प्रदान करते हैं, अर्थात बैंक जमाकर्ताओं और ऋणधारकों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। ये बैंकों का प्राथमिक कार्य। इसके अलावा बैंक अन्य कार्य भी करता है, जैसे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर करना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जारी करना। मुद्रा आपूर्ति के माप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? M1 और M2 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है, ये भी सही दिया गया है। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति का प्रभावी कार्यान्वयन मुद्रास्फीति नियंत्रण तथा आर्थिक समृद्धि के लिए मुद्रा की मात्रा को पता लगाना आवश्यक है। इसके लिए आरबीआई कुछ मापकों का प्रयोग करता है जो निम्नलिखित है। M0 बराबर प्रचलन मुद्रा प्लस आरबीआई में बैंकरों का जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा। M1 में जनता के पास मुद्रा प्लस वाणिज्य बैंकों के पास जमा होता है। M2 में जनता के पास मुद्रा प्लस वाणिज्य बैंकों के पास जमा प्लस डाक खाने में बचत जमा होता है। M3 में M1 प्लस बैंकों से सावधि जमा होता है। M4 में M3 प्लस डाक खाने की कुल जमा होता है। M0 को उच्च शक्ति मुद्रा यानी M1 M2 को संकुचित मुद्रा तथा M3 M4 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। भारत में नियोजित आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? 1951 में शुरू हुआ था। आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम दोहन करने की प्रक्रिया ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। भारत की पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के नियोजित विकास की अवधारणा से प्रेरित है। व्यापार एवं उद्योग के संबंध में एस्कोमेट क्या होता है? भारत के राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है? जनसंख्या के धीमी वृद्धि जो है निर्धनता का कारण नहीं है।
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर यानी आईजीएसटी अधिनियम डैश में संशोधन करता है, 2017 में संशोधन करता है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। जीएसटी के प्रकार जान लीजिए। एकीकृत जीएसटी जिसे आईजीएसटी कहा जाता है, केंद्रीय जीएसटी जिसे सीजीएसटी कहा जाता है, राज्य जीएसटी जिसे एसजीएसटी कहा जाता है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी ने अनेक केंद्रीय तथा राज्य अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया है। जीएसटी विजय केलकर समिति की अनुशंसा के आधार पर लाया गया था। जीएसटी के माध्यम से कर के दोहरे प्रभाव को समाप्त किया गया। जीएसटी पर निर्णय का अधिकार जीएसटी काउंसिल परिषद को है। केंद्रीय मंत्री एवं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी की दर 0%, 5, 12, 18 और 28 होता है। जीएसटी का टैगलाइन है एक देश एक कर और एक बाजार। फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश था। उच्च उत्पादन देने वाले एचवाईवी बीजों के उपयोग के माध्यम से भारत में हरित क्रांति में मुख्य रूप से कौन सी फसलें शामिल था? गेहूं और धान जो है इसमें शामिल था। भारत में 1960 के दशक में उत्पादन खाद्यान्न संकट की समस्या से निपटने के लिए 1966-67 में मैक्सिको से लाए गए उच्च उपज वाले गेहूं व धान की बीजों का प्रयोग किया गया। इसके परिणाम स्वरूप हरियाणा, पंजाब तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में गेहूं चावल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि देखने को मिला था। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में किए गए जाने वाले योगदान का अनुपात 1950-51 में 11.8% से बढ़कर 1990-91 में कितना प्रतिशत हो गया? 24.6% हो गया। सकल घरेलू उत्पाद एक वित्तीय वर्ष में एक देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। 1950-51 में कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 55.2% था, जबकि द्वितीय क्षेत्र का योगदान 16.6% था। परंतु समय के साथ प्राथमिक क्षेत्र को हिस्सेदारी घटते गया तथा द्वितीयक व तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता गया। वर्तमान में तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का योगदान जीडीपी में सर्वाधिक है। संतुलित बजट से संबंध निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन दिया गया है सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, इसे संतुलित बजट कहा जाता है। पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कथन देखिए, अगर इसे ज़्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि प्राप्त करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल ये भी सही दिया गया है। बजट को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। संतुलित बजट कुल प्राप्ति बराबर कुल व्यय होता है। अधिक बजट कुल प्राप्ति ग्रेटर देन कुल व्यय होता है। घाटा बजट कुल प्राप्ति लेस देन कुल व्यय होता है। 20वीं सदी के मध्य भारत में लाइसेंस राज डैश की एक प्रणाली को संदर्भित करता है। ये जो है औद्योगिक लाइसेंसिंग को संदर्भित करता है। लाइसेंसिंग राज्य से तात्पर्य एक ऐसी जटिल प्रणाली है जिसमें उद्योगों को स्थापित करने के लिए लंबी एवं जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी बुरी स्थिति में था। परंतु 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किया गया। हरित क्रांति के संबंध में HYVS का पूर्ण रूप क्या होता है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होता है। सरकारी बजट के संबंध में शब्द राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट क्या दर्शाता है? सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य डैश के संबंध में निर्धारित किया गया था। निवल घरेलू उत्पाद के संबंध में निर्धारित किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के मुख्य बिंदु जान लीजिए। डी गाडगिल मॉडल पर आधारित था। बैंकों पर सार्वजनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था। रोजगार के आधिकारिक अवसरों का सृजन किया गया था। भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसे मनरेगा कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण जैसी समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना सन 2006 से प्रारंभ किया था। सन 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा का कार्यान्वयन समय भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसी फर्म की पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को डैश के रूप में जाना जाता है? निवेश के रूप में जाना जाता है। पूंजीगत वस्तु के स्टॉक में वृद्धि को निवेश कहा जाता है, जिसमें आगे उत्पादन को बढ़ाया जाता है। और शास्त्रीय भारतीय कृषि में व्याप्त बेरोजगारी को डैश बेरोजगारी कहते हैं, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है।
डैश नीति के अनुसार उद्योगों को किसी विदेशी देश में बने वाहनों का आयात को करने के बजाय उनका उत्पादन भारत में ही करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला था? 1935 में मिला था। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। हिल्टन यंग कमीशन के रॉयल कमीशन की अनुशंसा के आधार पर आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय हस्तांतरित करके मुंबई लाया गया। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सर ऑसबर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे तथा आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए गाडगिल फार्मूला का उद्देश्य राज्यों को उनके डैश के आधार पर योजना सहायता आवंटित करना था। कौन सी योजना था? जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित है। बिल्कुल सही है। 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1997 से 2002 तक था। बिल्कुल सही दिया गया, यानी दोनों सही हो जाएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1997 से 2002 तक था। मुख्य लक्ष्य सामाजिक न्याय व समानता के साथ विकास था। पर्याप्त रोजगार का सृजन था। निर्धनता उन्मूलन के उद्देश्य से हेतु कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना था। जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना था। अंत्योदय अन्न योजना 2000 तथा सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत सन 2000 में इसी योजना के दौरान हुआ था। 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ आए और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। इसे डैश प्लान के नाम से जाना जाता है। बॉम्बे प्लान कहा जाता है। भारत के 8 प्रमुख पूंजीपतियों के द्वारा देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार किया गया। इसे ही बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। इनमें प्रमुख थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला, लाल श्रीराम, जॉन मथाई आदि। इनमें से निम्नलिखित विषयों पर बल दिया गया था। कृषि पुनर्संरचना का लक्ष्य, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर बल एवं लघु मध्यम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का विकास। मुद्रा की पूर्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत नकदी और बैंक जमा आता है। बिल्कुल सही है। ये दो प्रकार के संस्थाओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंकिंग व्यवस्था। ये दोनों कथन सही हो जाएगा। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत सभी करेंसी नोट, सिक्के तथा बैंक जमाए आता है। 2 रुपये से अधिक मूल्य के नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि सभी सिक्के तथा 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। जनता द्वारा वाणिज्य बैंक से मांग जमा तथा समय जमा भी मुद्रा के अंतर्गत आता है। मांग जमा को खाता धारक द्वारा मांगे जाने पर बैंक द्वारा देना आवश्यक है, जबकि समय जमा समयावधि पूरी होने के बाद ही खाता धारक निकाल सकता है, अन्यथा उस पर पेनाल्टी देनी होती है। भारतीय वित्त वर्ष किस तारीख से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वर्तमान में आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। सन 2020 से पहले आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में श्रम का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला क्षेत्र है? कृषि है। कृषि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सर्वाधिक श्रम का अवशोषण करता है। जोत का आकार छोटा होने के कारण कृषि क्षेत्र का सीमित मशीनीकरण हुआ है। कृषि क्षेत्र श्रम ग्रहण क्षेत्र है। प्रचंड बेरोजगारी से सर्वाधिक ग्रसित क्षेत्र भी कृषि क्षेत्र ही है। भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग योजना की समय अवधि क्या था? 1978 से 80 तक था। रोलिंग योजना सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम गुन्नार मित्तल ने किया था। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने 1978 अनवरत योजना की शुरुआत की। हालांकि 1980 में सरकार बदल जाने के कारण अनवरत योजना भी समाप्त हो गया। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्रा का विमुद्रीकरण, जनवितरण प्रणाली विस्तार आदि कार्य किया गया। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितनी वृद्धि दर था? 2.1% था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर 2.1% था तथा वास्तविक विकास दर 3.6% था। तीव्र औद्योगिकरण भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तीव्र औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता और भारी पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन पर बल दिया गया था। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। आयात एवं
यातायात एवं संचार के साधनों का विकास करना एवं अन्य प्रमुख लक्ष्य था। आय व संपत्ति की असमानताओं को कम करना था। 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक था। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना हुआ था। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुआ था। 2020 में इसका इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुआ था। लाला लाजपत राय इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बॉम्बे बैंकों का मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया, जिसे आगे चलकर 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। 19 जुलाई 1969 को 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। डैश बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दिया गया। 1997-98 के बाद बंद कर दिया गया। बजट का अर्थ सरकार की कुल अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण। जब कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाए तो उसे बजट घाटा कहा जाता है। सरकार ने बजट घाटे पर नियंत्रण तथा राजकोषीय प्रबंधन में सुधार के लिए राजकोषीय जवाबदेहिता बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM 2003 पारित किया था। निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की समयावधि कौन सा हो जाएगा? 1980 से 85 हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था। नाबार्ड 1982 में इसकी स्थापना हुआ तथा एक्जिम बैंक 1982 बैंक का स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन दिया गया 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी निर्माता सेवा प्रदायकों से उपभोक्ताओं को सीधे ही वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति करने लगाया गया। एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर यानी सिंगल कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल सही दिया गया है। यह गंतव्य आधारित उपभोग कर यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स था, जिसमें पूर्ति श्रृंखला में आगत कर जमा की सुविधा है, यानी दोनों कथन सही हो जाएगा। संविधान में जीएसटी का प्रावधान 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया। जीएसटी ने केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अनेक करों को प्रतिस्थापित कर दिया। जीएसटी से पहले केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर आदि था। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर वैट, प्रवेश कर, विलासिता कर, चुंगी, मनोरंजन कर आदि ये सभी कर अब जीएसटी में समाहित हो चुके हैं। जीएसटी के एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। जीएसटी के माध्यम से कर के दोहरे प्रभाव यानी कैस्केडिंग इफेक्ट को समाप्त कर दिया गया है। व्यापार और उद्योग के संबंध में DPIIT का पूर्ण रूप क्या होता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड होता है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई औद्योगिक नीति का निर्माण एवं क्रियान्वयन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए नीति बनाना, बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित नीतियां बनाना। DPIIT को 2019 से पहले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP के नाम से जाना जाता था। हरित क्रांति के पहले चरण HYV बीजों के उपयोग से मुख्य रूप से किन राज्यों को लाभ हुआ था? पंजाब, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को लाभ हुआ था। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने का एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाले किस्म HYV को विकसित करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन ने किया था। किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट को प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना। बजट किसी अर्थव्यवस्था की वित्तीय वर्ष की अनुमानित प्राप्ति तथा व्ययों का विवरण होता है। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। बजट के घटक जान लीजिए। राजस्व बजट, इसमें जो राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय होता है। पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय होता है। डैश एक ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार जिसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन बैंकों में जमा राशि और इसका इस्तेमाल वह ऋणदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। कौन सा हो जाएगा? समर्थक ऋणाधार हो जाएगा।
जब कर्जदार किसी से ऋण लेता है तो ऋणदाता के पास उसे कुछ गिरवी रखना होता है। गिरवी एक गारंटी के तरह होता है। यदि कर्जदार ऋण को लौटाने में असमर्थ होता है तो ऐसे में ऋणदाता गिरवी रखी वस्तु को नीलाम कर सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो गिरवी रखी वस्तु से ऋण की पूर्ति कर सकता है। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधि और नवाचार पर केंद्रित है? चतुर्धातुक क्षेत्र केंद्रित है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का लेखांकन करने के लिए इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जान लीजिए। पहला हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, देखिए, कृषि क्षेत्र में कौन कौन सा आ जाएगा? कृषि संबंध, कृषि वानिकी, मत्स्य खनन, पशुपालन। औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण और विद्युत आ जाएगा। सेवा क्षेत्र में कौन कौन आ जाएगा? परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा। इसके अलावा व्यापार हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रक जान लीजिए। चतुर्थक क्षेत्रक में, इस क्षेत्रक में बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे सरकार, संस्कृति, अनुसंधान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि। पंचम क्षेत्रक में समाज या अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थान, जैसे विश्वविद्यालय, मीडिया, गैर लाभकारी संस्थान आदि को शामिल किया जाता है। भारत में हरित क्रांति की अगुवाई मुख्य रूप से डैश ने किया था? एम एस स्वामीनाथन ने किया था। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। हरित क्रांति शब्द पहली बार विलियम गॉर्ड नामक व्यक्ति ने गढ़ा था। दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिकन को जाना जाता है। साल 1966 में पहली बार 5 फसलों के लिए उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया था। ये 5 फसल कौन कौन था? गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा था। नए बीजों के प्रयोग से गेहूं चावल के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिला था। इसे हरित क्रांति नाम दिया गया। केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में भारत के डैश पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सका था। 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के समयावधि निम्नलिखित में से कौन सा था? 2002 से 7 तक था। इसके प्रमुख लक्ष्य कौन था? इसका प्रमुख उद्देश्य गरीबी व बेरोजगारी को समाप्त करना था तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का प्रस्ताव था। जीडीपी में प्रति वर्ष 8% की वृद्धि करना, साक्षरता दर को 75% तक बढ़ाना एवं वन तथा वृक्षों के अंतर्गत क्षेत्रफल को 2007 तक 25% करना। एक वर्ष के दौरान एक फर्म की डैश वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री को दर्शाता है। कौन सा हो जाएगा? माल सूची में परिवर्तन को दर्शाता है। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में भारत में व्यापार की विशेषता को आमतौर पर एक डैश रणनीति कहा जाता है। इसे जो है अंतर्मुखी व्यापार कहा जाता है। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में भारत ने विदेशों के साथ सीमित मात्रा में व्यापार किया। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता पर जोर देना, स्वदेशी उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बचाना था। 1993-94 तक भारत में गरीबी रेखा का आकलन यूआरपी डेटा पर आधारित था। यूआरपी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनियन रेफरेंस पीरियड होता है। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ था? 1966 के आसपास शुरू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने डैश को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष के रूप में नामित किया है। 2005 को किया है। आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापन करने की रणनीति को क्या कहा जाता है? आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। आयात प्रतिस्थापन एक ऐसी आर्थिक नीति है जिसके अंतर्गत विदेशी उत्पाद को घरेलू उत्पाद से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य स्वदेशी उत्पादन पर बल देना ताकि अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके तथा स्वदेशी उद्योगों की रक्षा करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि निम्नलिखित में से कौन सा है? 1951 से 56 तक है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI का गठन डैश में किया गया था? 1927 में किया गया था। फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी के निर्देशन में भारतीय उद्योगपति के एक समूह के द्वारा किया गया था। उद्योगपतियों के हितों की रक्षा तथा उद्योगों की वृद्धि एवं विकास करना इसका लक्ष्य था। परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है, जैसे परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार आदि। कृषि उपज का वह अंश जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है विपणित अधिशेष कहा जाता है। विपणित अधिशेष बराबर किसान द्वारा किया गया कुल उत्पादन माइनस स्व उपभोग के लिए रखा गया उत्पादन का हिस्सा। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन 1776 नामक पुस्तक लिखी है।
भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन था? 12वीं पंचवर्षीय योजना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक था। उद्देश्य तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना था। योजना के लक्ष्य 4% के दर से कृषि समृद्धि था। गरीबी में 10% की कमी करना था और जीडीपी में 8% की वृद्धि करना था। भारत सरकार ने डैश में एक नई आर्थिक नीति पेश किया था। 1991 में पेश किया गया था। 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था को भुगतान संतुलन की आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा था। सरकार के पास आयातों के लिए भी विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा, केवल 2 सप्ताह के आयातों के लिए ही रिजर्व बचा था। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को आईएमएफ और विश्व बैंक से लोन लेना पड़ा था। इन संस्थाओं ने लोन के एवज में सरकार से उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की शर्तों को मनवाया था। औद्योगिक लाइसेंस प्राप्ति के नियमों को उदार बनाना, कर व्यवस्था में सुधार करना उदारीकरण कहलाया। सार्वजनिक स्वामित्व वाली कंपनियों को निजी स्वामित्व वाली कंपनियों में परिवर्तन तथा अनेक उद्योगों में निजी उद्यमियों को प्रवेश की अनुमति मिला था। यही निजीकरण कहलाया था। वही विश्व को एकीकृत करना तथा परस्पर निर्भर बनाना वैश्वीकरण कहलाया था। 1991 के आर्थिक सुधारों के समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तथा मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा हो तो इसे इस डैश के क्षेत्रों में जाना जाता है। इसे जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता शून्य होता है। यह बेरोजगारी अधिकतर कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। जैसे माना 3 व्यक्तियों के द्वारा 100 इकाई का उत्पादन होता है और यदि एक व्यक्ति को हटा दिया जाए तो भी 100 इकाई का उत्पादन होता है। ये एक व्यक्ति प्रच्छन्न बेरोजगारी से ग्रसित है। बेरोजगारी के अन्य प्रकार। चक्रीय बेरोजगारी जान लीजिए। आर्थिक दशाओं के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे जब अर्थव्यवस्था उछाल की स्थिति में होता है तो ऐसी बेरोजगारी दर कम होगी तथा जब मंदी की स्थिति होगा तो बेरोजगारी दर अधिक हो जाएगा। चक्रीय बेरोजगारी व्यापक चक्र से संबंधित है। मौसमी बेरोजगारी। कुछ क्षेत्रों में लोगों को किसी विशेष मौसम में ही रोजगार मिलता है, बाकी समय में बेरोजगार रहते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में कार्य मौसमी होता है और बाकी समय लोग बेरोजगार रहते हैं। पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। गैर योजना पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामान्य सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल होती हैं। यानी दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुआ था और भारत के डैश पंचवर्षीय योजना वर्ष 1961 से 66 के बीच तक था। तीसरी पंचवर्षीय योजना था। एटीएम बूथ आर्थिक गतिविधि के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है। तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग, परिवहन, पर्यटन, संचार आदि आता है। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया और केंद्रीय पूल में भी पर्याप्त भंडार था। यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था। प्रति व्यक्ति आय खाद्यान्न की निवल उपलब्धता में भी वृद्धि हुआ। यानी दोनों कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को दर्शाता है? राजकोषीय घाटा दर्शाता है। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, यानी ऋण ग्रहण को छोड़कर इसे सरकार की उधार आवश्यकताओं को पता लगता है। बजट में घाटों के कुछ अन्य प्रकार जान लीजिए। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय व्यय माइनस ब्याज भुगतान होता है और राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय प्राप्ति होता है। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत संपत्ति के लिए अनुदान होता है। भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में पद CRR का पूर्ण रूप क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है। वाणिज्य बैंकों को अपने पास कुल जमा यानी मांग जमा प्लस समय जमा का कुछ प्रतिशत हिस्सा नकद के रूप में RBI के पास रिजर्व रखना होता है। इसे ही CRR कहा जाता है। इस पर बैंक को कोई ब्याज नहीं मिलता है। CRR RBI का मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण होता है। CRR को घटा बढ़ाकर RBI मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता रहता है। वर्ष डैश में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना किया गया था। 1950 में किया गया था।
योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे तथा उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग का एक संवैधानिक संविधानोत्तर निकाय है। जनवरी 2015 को में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया था। राजस्व प्राप्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। राजस्व प्राप्ति वे प्राप्ति होता है जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है। उसके बाद राजस्व प्राप्तियों को कर और गैर कर राजस्व में विभाजित किया गया है। दोनों कथन सही दिया गया है। राजस्व प्राप्ति वे प्राप्ति होते हैं जो न तो कोई देनदारी पैदा करता है और न ही सरकार की संपत्ति में कमी लाता है। राजस्व प्राप्ति सरकार के नियमित प्राप्तियों का मुख्य स्रोत होता है। इसे प्रत्यक्ष कर में और अप्रत्यक्ष कर में वर्गीकृत किया गया है। वैधानिक तरलता अनुपात SLR क्या होता है? यह जमाओं का वह प्रतिशत है जो किसी भी बैंक में अल्पकाल में तरल रूप में रखना होता है। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया था? 8वीं योजना ने हासिल किया था। 8वीं योजना का कार्यकाल 1992 से 97 तक था। योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था। 8वीं पंचवर्षीय योजना राव मनमोहन के उदारीकरण मॉडल पर आधारित था। इस योजना के अंतर्गत भारत ने 1 जनवरी 1995 को WTO का सदस्य बना था। बैंक दर में कमी मुद्रा की पूर्ति में डैश कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। बैंक दर में कमी से वाणिज्य बैंकों के द्वारा लिया गया ऋण सस्ता हो जाता है। बैंक दर में वृद्धि से मुद्रा आपूर्ति कम हो सकता है। किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिनसे भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का सृजन नहीं होता है? उसे राजस्व व्यय कहा जाता है। राजस्व व्यय अल्पकालिक व्यय है जिसे राजस्व व्यय और परिचालन व्यय यानी ओपेक्स के रूप में भी जाना जाता है। राजस्व व्यय दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। पूंजीगत व्यय ऐसे खर्च जो प्रॉपर्टी, प्लांट और उपकरण आदि जैसे दीर्घकालिक संपत्तियों को प्राप्त करने या बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। भारत में वर्षों तक डैश हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा था, गेहूं बना रहा था। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर स्वामीनाथन को है। सर्वप्रथम हरित क्रांति का प्रारंभ मैक्सिको में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। इन्हें हरित क्रांति का जनक या पिता कहा जाता है। हरित क्रांति ने फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय कृषि को बदल दिया। इसका उल्लेखनीय कमियों में से क्या हो जाएगा? पर्यावरण अवनयन हुआ था। हरित क्रांति की कमियां इस प्रकार है, जैव विविधता का अभाव हुआ था, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, कीटों के हमले का खतरा और मोनोक्रॉपिंग को बढ़ावा मिला था। भारत में कौन सा नियामक निकाय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्था MFI की देख रेख और पर्यवेक्षण करता है? कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI करता है। हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। बैंकिंग विनियमन एक्ट 1949 के आधार पर RBI भारत में मौजूद सभी बैंकों का विनियमन करता है। राजस्व व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन दिया गया है, राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। बिल्कुल गलत बात है। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज और सरकार द्वारा लिया गया ऋण पर ब्याज भुगतान और सरकारों और अन्य पार्टियों के दिए गए अनुदानों के लिए किए गए खर्चों से संबंधित है। ये भी गलत हो जाए, यानी दोनों कथन गलत दिया गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी डैश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। 1995 को बना था और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा का स्विट्जरलैंड में है। WTO विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक संगठन है। हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया प्रयत्न था। बिल्कुल सही है। उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना था। ये भी सही दिया गया है। भारत में प्रथम हरित क्रांति 1966 से 67 में प्रारंभ हुआ था। दूसरी हरित क्रांति 1983 से 84 में माना जाता है। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य 2015 तक कृषि उत्पादन को दोगुना करने का था। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV का पूर्ण रूप क्या होता है? हाई यील्डिंग वेराइटी होता है। हरित क्रांति के बीजों को उच्च उपज वाली किस्म HYV का उत्पादन शामिल था। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य जान लीजिए। उच्च उपज वाली किस्म, कृषि का मशीनीकरण, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का प्रयोग था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? सभी को पता है, हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुआ था। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था।
इस योजना के समय कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू किया गया, जैसे भाखड़ा, नांगल, दामोदर घाटी आदि। गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र के आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है? ये जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कपड़ा निर्माण, खाद विनिर्माण, चीनी उद्योग, गैस, जल आदि आर्थिक गतिविधि आता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? सभी को पता है, एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। एम एस स्वामीनाथन का अधिक उपज देने वाले गेहूं और चावल जैसे विशेष रूप से अर्धवामन गेहूं की किस्मों को विकसित करने में विशेष योगदान रहा था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को डैश दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है, 100 दिनों की रोजगार वादा करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में शुरू किया गया। इसके बाद इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा रख दिया गया। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रहा था? तीसरी पंचवर्षीय योजना रहा था। हरित क्रांति शब्द 1950 और 60 के दशक में दौरान मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और डैश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित किया गया नई कृषि तकनीक को कहा जाता है फिलीपींस द्वारा किया गया था। फिलीपींस में चावल का एक प्रमुख नकदी फसल है। हरित क्रांति के मध्य वहाँ RRI की स्थापना किया गया। हरित क्रांति से फिलीपींस का चावल का वार्षिक उत्पादन 3.7 मिलियन टन से बढ़कर 7.7 मिलियन टन हो गया। घाटे में कटौती के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जैसे बिल्कुल सही दिया गया है। भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष कर पर अधिक भरोसा करता है, यानी अप्रत्यक्ष कर प्रकृति में प्रतिगामी होता है। यह सभी आय समूह को समान रूप से प्रभावित करता है, ये भी सही दिया गया, यानी दोनों कथन सही है। घाटे में कटौती के लिए मुख्य दो विधि अपनाया जा सकता है। करों में वृद्धि, इसका प्रभाव सभी आय वर्ग के लोगों पर पड़ता है। दूसरा, व्यय में कमी, सरकार ने घाटे में कटौती के लिए सरकारी व्यय को कम करने पर बल दिया है। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना भारत चीन युद्ध था तथा भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका था। इस योजना में बोकारो यानी झारखंड इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था। इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों को प्राथमिकता दिया गया था। सरकार के व्यय वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों को कौन सा कथन सही दिया गया है? राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आता है। दोनों कथन सही दिया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर कितना था? 8% था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। इस योजना का उद्देश्य तीव्र समपोषीय और अधिक समावेशी विकास रखा गया था। इस योजना के बाद कोई अन्य पंचवर्षीय योजना नहीं बना था। तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगा था? 1951 में कमी आने लगा था। 1991 में भारत ने एक नई आर्थिक नीति शुरू किया जो LPG या उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण मॉडल पर आधारित था। मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करता है, बिल्कुल सही दिया गया है। सभी वस्तु और सेवाओं के मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है, ये भी सही दिया गया है। मुद्रा का प्रमुख कार्य जान लीजिए। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय और पूंजी या धन को सामान्य रूप प्रदान करना। भारत में वित्तीय वर्ष डैश तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वित्तीय वर्ष वह वर्ष होता है जो वित्तीय मामलों में हिसाब के लिए आधार होता है। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक होता है। भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना डैश का मुख्य उद्देश्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का था। मुख्य उद्देश्य गरीबी गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी की इस योजना में दिया गया था। जनता पार्टी की सरकार द्वारा इस योजना को 1978 में तय वर्ष में 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी इसी योजना में प्रारंभ हुआ था।
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही प्रश्न रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। कल हो सकता है आपको ये सारे जो है सभी का मैराथन वीडियो दे दिया जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे प्रश्न जो है इसी वीडियो में इंक्लूड कर दिया जाएगा, जो लगभग आपको मान कर चलिए 5 से 6 घंटे का मैराथन वीडियो होने वाला है। उसको देख लीजिएगा, जब जिनका भी एग्जाम है उसके हिसाब से अपना जो है स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑफिशियल पेपर 12 घंटे का वीडियो दिया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर लास्ट में आपको एंड स्क्रीन में वो वीडियो आ रहा होगा, आपको उस वीडियो को जरूर देख लेना है, जो 246 शिफ्ट का मैंने लिखा हुआ है। ऑल 246 शिफ्ट जो 2018 से लेकर 24 के भी जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एसएससी जीडी का, उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ 12 घंटे का, उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।